सो हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सेल चैप्टर्स, दैट इज़ फ्रॉम क्लास 9th CBSE। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को ही समझेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट को ही समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट। व्हाट इज सेल? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी एनिमल हैं, जितने भी प्लांट हैं, हम सबकी बॉडी जो छोटी पार्टिकल से बनी है, दैट इज कॉल्ड सेल। क्लियर? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे टिश्यू। अब टिश्यू का मतलब क्या है? ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। ठीक है, तो इसको ये मान के चलिए कि एक सेल का जो ग्रुप है जिसका काम सेम हो। ठीक है, एक ग्रुप सेल का है जिसका काम सेम हो, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू के बारे में हम अगले चैप्टर में बात करेंगे, बस यहाँ सिर्फ ये जान लीजिए, इट इज सिंपली ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। उसका काम सेम होगा, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। नेक्स्ट, साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स। सेल की जो स्टडी है इसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल डिस्कवरी। अब ये सेल डिस्कवर हुआ कैसे और किया किसने? इन द ईयर 1665 रॉबर्ट हुक करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक ओक प्लांट लिया। ओक प्लांट का जो बार्क है दैट इज कॉल्ड कॉर्क, उस कॉर्क का एक स्लाइस लिया उन्होंने, और उस स्लाइस को उन्होंने एक माइक्रोस्कोप में रखा। ठीक है, उसको उन्होंने एक माइक्रोस्कोप में रखा और माइक्रोस्कोप में उन्हें हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से हनीकॉम जैसा एक स्ट्रक्चर उन्हें दिखाई दिया, कुछ इस तरह से। तो इस एक चैम्बर को उन्होंने नाम दिया सेल। इसका मतलब होता है लिटिल रूम। क्लियर? और ये इन्होंने जो सेल को जो डिस्कवर किया, ये डेड सेल था। एग्जाम में अगर पूछेगा हु हैव डिस्कवर्ड द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज रॉबर्ट हुक। अगर ये पूछा हु डिस्कवर्ड द सेल, डेड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज ऑल्सो रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम है एंटोइन वॉन लीवेनहॉक। ये वो पहले इंसान हैं जिन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, वो पॉन्ड वाटर से। क्लियर? नेक्स्ट, रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस को। आगे न्यूक्लियस क्या है हम आगे समझेंगे। और दूसरे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है पुरकिंजे, इन्होंने डिस्कवर किया प्रोटोप्लाज्म को। इसके बारे में हम आगे भी जानेंगे प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। अब देखिए थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। द स्पेरिकल स्ट्रक्चर दैट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल। तो सेल के, मान लीजिए कि ये आपका एक सेल है। क्लियर? तो इसका जो सेंटर है, इसका सेंटर में एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस स्पेरिकल स्ट्रक्चर को हम कहेंगे न्यूक्लियस। ठीक है? नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? देखिए यहाँ पर इस फिगर को थोड़ा सा ध्यान से आप देखिए। ठीक है, तो जैसे कि ये एक सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो अगर ये एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल का जो आउटर कवर होगा दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। ठीक है, प्लांट सेल का जो आउटर कवर होगा दैट इज सेल वॉल। और ये जो सेल वॉल होता है ये डेड होता है। ठीक है, डेड होता है। तो इस सेल वॉल को छोड़ के बाकी जितने सारे हिस्से हैं ये सारे लिविंग होंगे। तो ये जितने भी लिविंग हिस्सा है सेल का दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? प्रोटोप्लाज्म। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल थ्योरी। अब ये सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी सिंपल एक स्टेटमेंट है। ठीक है, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है सेल थ्योरी। तो क्या है ये स्टेटमेंट, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैथियस स्लेडन। इन्होंने कहा कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स। जितने भी प्लांट हैं वो सारे सेल से बने हैं। ठीक है, दिस इज सेल थ्योरी।
उसके बाद और एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थियोडर शोन। इन्होंने कहा ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स, जितने भी आपके एनिमल हैं वो भी सेल से बने हैं। ठीक है। अब तीसरे साइंटिस्ट आए, इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया जिसको बोलते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। ठीक है, जिनका नाम है रडल्फ बर्चो। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसे कहा जाता है मॉडर्न सेल थ्योरी। तो इन्होंने ये कहा ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब किसी भी सेल अपने पिछले वाले सेल से ही एक दूसरे सेल का जन्म होता है, अपने पिछले वाले सेल से ही एक बिल्कुल नया सेल का ही जन्म होता है। ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, ये भी इसका मतलब कुछ ऐसा ही है, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इसका मीनिंग ऐसा, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा हम सेल के कुछ पार्ट्स को देख लेते हैं, जो बेसिक पार्ट है सेल का। ठीक है, तो यहाँ पर एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जैसे जो कि दिखने में थोड़ा सा स्पेरिकल दिख रहा है, और इसका जो सेंटर मैंने रेड से मार्क किया हुआ है। क्लियर। तो ये जो आउटर कवर है सेल का, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये जो रेड से मार्क किया हुआ है दैट इज न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा स्पेरिकल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, दैट इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड क्रोमोजोम। क्लियर। अब ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में ये जो गैप आप देख रहे हो, दिस गैप इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल। क्लियर। देखिए जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये दो तरह के हैं, एक होते हैं आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरे होते हैं आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक सेल से बनी है दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर, जैसे कि आपका बैक्टीरिया, एमीबा, पैरामीशियम, इन सब की बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी है। क्लियर। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये मल्टी सेलुलर क्या है? द ऑर्गेनिज्म हुज बॉडी इज मेड ऑफ मोर देन वन सेल। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो एक से ज़्यादा सेल से बनी है उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे, जैसे कि ह्यूमन हो गया, प्लांट्स हो गए, टाइगर हो गए, कैट, डॉग, ये सारे। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेप ऑफ सेल। जो सेल का जो शेप होता है वो दिखने में कैसा होता है। अब देखिए ये एक मसल सेल का डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, दैट इज कॉल्ड स्पिंडल शेप। ये ऊपर से भी थोड़ा सा नैरो, नीचे से भी थोड़ा सा नैरो, लेकिन बीच में से वाइड। एंड दिस इज स्पर्म सेल। ये कुछ दिखने में कुछ ऐसा है। दिस इज ओवम सेल। ये फीमेल के बॉडी में पाया जाता है, ये दिखने में कुछ इस तरह से है। एंड दिस इज नर्व सेल, जिससे हमारा जो ब्रेन है, जो कंट्रोल सिस्टम, कोऑर्डिनेशन सिस्टम जिससे बनता है हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, कुछ इस तरह की सेल से बनी है, दैट इज कॉल्ड नर्व सेल, या फिर इसे एक्सॉन भी कहा जाता है। सो ये कुछ डिफरेंट शेप के सेल यहाँ पर है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइज ऑफ अ सेल। अब ये जो सेल है, ये सेल का जो साइज है वो कैसा है। ठीक है, जो सबसे लंबा सेल है दैट इज कॉल्ड नर्व सेल। नर्व सेल की जो लंबाई है वो तकरीबन 100 सेंटीमीटर की करीब है। और जो सबसे छोटा सेल है दैट इज माइकोप्लाज्मा, ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये बहुत छोटा है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। और जो सबसे बड़ा सेल होता है दैट इज एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ये इतना बड़ा है, इसे हम हाथ से भी पकड़ सकते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेल और इनके कुछ डेफिनेशंस। अब जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल का जो आउटर कवर होता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल, अब सेल वॉल क्या है? सेल वॉल ये भी आउटर कवर होता है, किसका?
प्लांट सेल का, ये प्लांट सेल का आउटर कवर है। एनिमल सेल का जो आउटर कवर होगा वो सेल मेम्ब्रेन होगा, लेकिन प्लांट में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और भी एक लेयर होगा दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। और ये सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट है, फंगस में भी प्रेजेंट है, लेकिन एनिमल सेल में ये एब्सेंट है। क्लियर? नेक्स्ट, न्यूक्लियस, द डबल लेयर स्ट्रक्चर एट द सेंटर ऑफ द सेल। तो हमारा जो सेल है, ये देखिए, ये जो सेल है, सेल का जो सेंटर है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसके अंदर क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है। क्लियर? नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज द स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो गैप होता है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेलीज, तो सेल ऑर्गेनेलीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड पार्ट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो ये जो साइटोप्लाज्म आप देख रहे हो, इस साइटोप्लाज्म के अंदर और भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज। ये सारे ऑर्गेनेलीज सेल के लिए स्पेसिफिक काम करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ आवर सेल दैट कैरीज क्रोमोसोम्स और डीएनए। तो जो न्यूक्लियस है इसे हम सेल का ब्रेन कहते हैं और ये कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कैरी करता है, दोज आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट कैरीज आवर कैरेक्टर्स। और ये जो क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में हमारा कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। कैरेक्टर का मतलब हमारा हाइट कितना होगा, हमारा स्किन का कलर क्या होगा, हमारी आँखों की रंग क्या होगी, हमारे कान का शेप क्या होगा, नाक का शेप क्या होगा। सो दीज आर कॉल्ड कैरेक्टर्स। ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्स आउटर लेयर। अब ये जो सेल है, एनिमल सेल का जो आउटर लेयर है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, लेकिन प्लांट सेल का जो आउटर लेयर है दैट इज सेल वॉल। प्लांट सेल, मान के चलिए कि ये एक प्लांट सेल है, दिस इज द न्यूक्लियस। तो ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, आउटर कवर ऑफ सेल, लेकिन इसके ऊपर और भी एक लेयर प्रेजेंट होगा, दिस लेयर इज कॉल्ड सेल वॉल। क्लियर? सो ये अंदर वाला हो गया सेल मेम्ब्रेन और ये जो बाहर वाला दैट इज सेल वॉल। क्लियर? देखिए, सेल वॉल, outermost cover of plant cell, it is made of cellulose, it is non-living and rigid, it provides shape and protection only. Clear? Next हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, present in both animal cells and plant cells. Outer layer of animal cell made of lipid and protein and it is a selectively permeable membrane. तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सिर्फ आपको एनिमल सेल में ही मिलेगा। ये लिपिड, लिपिड का मतलब फैट, ये फैट एंड प्रोटीन से बना है और ये एक लिविंग मेम्ब्रेन है। ये सेल वॉल की तरह डेड नहीं है और ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है ये एक ऐसा लेयर है जो कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही अंदर जाने की परमिशन देता है। ये अननेसेसरी या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस को सेल के अंदर जाने नहीं देगा। ये कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंस को, जिस सब्सटेंस की आवश्यकता सेल को होती है, ये सिर्फ उसे ही अंदर जाने की परमिशन देगा, सबको नहीं देगा। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ये जो सेल के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, इन सभी चीज़ों की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो कैसे होती है? क्लियर? सो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो दो तरह का है, एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, चलिए उसको समझते हैं। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन विदाउट एनर्जी।
तो मान के चलिए ये एक सेल है और सेल के अंदर ये कोई सब्सटेंस है, कोई फूड है जो सेल के अंदर कम है लेकिन सेल के बाहर ज़्यादा फूड है। तो ये हो गया आपका हाई कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया आपका लो कॉन्सेंट्रेशन। और ये जो सब्सटेंस आप देख रहे हो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन को मूव किया। सो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। हाई लेवल से लो लेवल को मूव करना, दैट इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल विथ एनर्जी यूज्ड। मान के चलिए ये एक सेल है और सेल के अंदर फूड है, सपोज कीजिए फूड है, और ये फूड हाई लेवल में है और सेल के बाहर फूड क्या है, लो लेवल में है। ठीक है, अब क्या होगा, लो लेवल से फूड हाई लेवल को फ्लो करेगा। ये जो फूड है ये लो लेवल से हाई लेवल को फ्लो करेगा। सो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स और सब्सटेंसेस फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल। अगर हाई से लो को मूव किया दैट इज कॉल्ड पैसिव, अगर लो से हाई को मूव किया दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, लो लेवल से हाई लेवल को मूव अगर करेगा दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। क्लियर। अब ये जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये भी दो तरह का है, एक है डिफ्यूजन और दूसरा है ऑस्मोसिस। नंबर 1 इज डिफ्यूजन, नंबर 2 इज ऑस्मोसिस। सो डिफ्यूजन क्या है चलिए समझते हैं। ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा किया था। अगर यहाँ पे हाई लेवल से लो लेवल को कोई भी चीज़ अगर मूव करती है हाई से लो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। क्लियर। और नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस क्या है, ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी की ट्रांसपोर्टेशन होगी, सिर्फ और सिर्फ पानी ही मूव करेगा। कहाँ से कहाँ, हाई लेवल से लो लेवल को। ठीक है, अब देखिए ये एक सेल है और सेल के बाहर ये कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स ले लीजिए और सेल के अंदर, अब सेल के बाहर ज़्यादा है हाई लेवल, सेल के अंदर कम है, तो हाई से लो को मूव किया, हाई से लो, दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा, यहाँ पर कुछ उल्टा है। यहाँ पर क्या है, मान के चलिए दीज आर वाटर पार्टिकल्स, ये वाटर के पार्टिकल हैं जो सेल के बाहर ज़्यादा हैं लेकिन सेल के अंदर कम है, सेल के बाहर ज़्यादा, सेल के अंदर कम। ठीक है, सो पानी हाई लेवल से लो लेवल को जो मूव किया थ्रू सेल मेम्ब्रेन, आउटर कवर ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से होते हुए पानी जो मूव किया हाई लेवल से लो लेवल को, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इसे हम ऑस्मोसिस कहेंगे। ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस और ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ही पार्ट होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के कितने टाइप्स हैं, एक होता है एंडो ऑस्मोसिस और दूसरा एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो का मतलब होता है एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल, जो पानी है पानी सेल के अंदर जाएगा, दैट इज कॉल्ड एंडो ऑस्मोसिस। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल, जो पानी है वो सेल से बाहर चला जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड एक्सो ऑस्मोसिस। ठीक है, नेक्स्ट ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है,
इसे थोड़ा सा ध्यान से आप समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, हमने तो ये समझ लिया कि जो ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस में पानी का जो बहाव है ये फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल जाएगा, लेकिन इसके कुछ कंडीशंस हैं। क्या है, चलिए समझते हैं। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जैसे कि सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सॉल्ट को हम सॉल्यूट बोलते हैं और वाटर को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन भी तीन तरह के होते हैं। एक है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर को आप कुछ ऐसे याद रखिए, हायर से हाइपर, और हाइपो को कुछ ऐसे याद रखिए, लो, जैसे कि हम हाइपो और लो, हाइपो और लो। ठीक है, और नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक से हम याद रखेंगे हायर को। व्हेन ए सॉल्यूशन कंटेन्स मोर सॉल्यूट एज कंपेयर टू अनदर सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट का सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, उस सॉल्यूशन को हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब जैसे यहाँ पर मैंने दो बीकर लिया है, बीकर ए, बीकर बी। इस बीकर में 100 ग्राम वाटर है और 20 ग्राम शुगर है, और ये बीकर में 100 ग्राम वाटर है लेकिन 40 ग्राम शुगर है। तो ये दोनों सॉल्यूशन में से इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा है, तो इसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऑलवेज गेन्स वाटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, जो भी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा वो पानी को गेन करेगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऑलवेज गेन्स वाटर, ये आप याद रखेंगे, ध्यान में भी रखेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मान के चलिए ये एक बीकर है, बीकर में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में मैंने एक सेल को डाल दिया, तो इस सेल का क्या होगा? तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ऊपर आपको कहा कि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ये पानी को गेन करेगा, ऑलवेज गेन्स वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ये पानी को गेन करेगा। किससे गेन करेगा? डेफिनेटली इस सेल से गेन करेगा। ठीक है, तो इस सेल से ये पानी को गेन करेगा। क्लियर? अगर सेल पानी छोड़ दिया, अगर सेल ने पानी को छोड़ दिया तो सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक कर जाएगा। ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, इसका काम है ये पानी को गेन करेगा, लेकिन किससे गेन करेगा? यहाँ पर सेल है तो ये सेल से गेन करेगा। तो पानी गेन किया किसने? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ने। पानी को छोड़ा किसने? सेल ने। तो सेल का साइज क्या होगा? श्रिंक कर जाएगा। सिंपल सी बात। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? देखिए, द सॉल्यूशन विच हैज लेस सॉल्यूट एज कंपेयर टू अदर सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन में बहुत कम अमाउंट से सॉल्यूट प्रेजेंट है, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब जैसे यहाँ पर दो बीकर मैंने लिया है, एक है ए, दूसरा है बी। ए बीकर में 100 ग्राम वाटर एंड 50 ग्राम शुगर है, बी बीकर में 100 ग्राम वाटर एंड 20 ग्राम शुगर है। सो ये दोनों सॉल्यूशन में से ये जो बी सॉल्यूशन है यहाँ पर 20 ग्राम शुगर है लेकिन यहाँ पर 50 ग्राम है, तो इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो कम है। सो दैट इज वाई दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड योर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और ये आप याद रखेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऑलवेज लूजेस वाटर। जो
हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा, ये पानी को लूज करेगा। हाइपोटोनिक सोल्यूशन ऑलवेज लूजेस वाटर, ये आप याद रखेंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया है, इस बीकर में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया है और इसके अंदर एक सेल को मैंने डाल दिया है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अभी अभी आपको कहा कि ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है ये पानी को हमेशा लूज करेगा, ये पानी को हमेशा लूज करेगा। तो पानी गेन किया किसने? डेफिनेटली सेल ने पानी को गेन किया, ठीक है। सॉल्यूशन अगर पानी को छोड़ देता है तो ये जो सेल है ये तो पानी को गेन करेगा ना। तो सेल अगर पानी को गेन किया तो सेल क्या हो जाएगा? इसका साइज बढ़ जाएगा, सेल स्वेल कर जाएगा, इसके जो साइज है ये बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके पास सॉल्यूट का जो परसेंटेज है, सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट है वो सेम है किसी दूसरे सॉल्यूशन के मुकाबले। अगर मान के चलिए यहाँ पर इसको देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर 100 ग्राम वाटर है और यहाँ पर भी 100 ग्राम का वाटर है, यहाँ पर 50 ग्राम का शुगर है। अगर यहाँ पर भी 50 ग्राम का शुगर हो जाता तो हम इन दोनों सॉल्यूशन को बोलते आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते। सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में पानी का जो बहाव है वो कांस्टेंट रहेगा, पानी किधर भी नहीं जाएगा, नो मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस है। तो पानी का जो मूवमेंट है वो किधर भी नहीं होगा। तो इसके चलते क्या होगा, अगर आप कभी भी किसी आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर एक सेल को आप डालते हो, उसका जो साइज है वो अनचेंज रहेगा, उसका जो साइज बिल्कुल अनचेंज रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लाज्मोलाइसिस। अब ये प्लाज्मोलाइसिस क्या है? श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वॉल व्हेन इट केप्ट इनसाइड द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मान के चलिए आपने एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया जिसका नेचर है कि वो वाटर को गेन करेगा, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आपने एक प्लांट सेल को डाल दिया। तो सॉल्यूशन तो पानी को गेन करेगा, लेकिन वाटर जाएगा किससे जाएगा? हमने वहाँ पर एक प्लांट सेल को डाल दिया है, तो वाटर लॉस कौन करेगा? प्लांट का जो सेल है वो वाटर को लॉस कर देगा। तो जिसके चलते जो प्लांट का जो सेल है वो थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा, थोड़ा सा पिचक जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। क्लियर? तो यहाँ तक ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो इसका दूसरा पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।